हेलो फ्रेंड्स, जिसका मैं आपका स्वागत है। आज हम अपनी एंशिएंट इंडिया के चैप्टर 1 का पार्ट 3 लेके आए हैं साउथर्न पेनिनसुला के बारे में। साउथर्न पेनिनसुला के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे और इसके साथ ही साथ इस चैप्टर का वाइंड अप भी इसी वीडियो में होगा। तो देखिए, साउथर्न पेनिनसुला की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ये आप लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है किसी न किसी तरीके से। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी। अनाईमुडी यहाँ की एकदम सबसे हाईएस्ट पीक है और यहाँ का जो लैंग्वेज और कल्चर है वो दोनों प्रिजर्व करके रखा गया, मतलब वहाँ पे उसे संभाल के रखा गया है क्योंकि ये एरिया ऐसा था कि यहाँ ज़्यादा लोग मतलब ट्रेवल नहीं करते थे, ज़्यादातर ये आइसोलेशन में ही रहा है। तो इस वजह से अब ये क्यों है ये आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए, अब ये हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे इंडिया है, ये इंडिया का मैप है। इसमें नॉर्थ और साउथ दो भागों में हमने इसे डिवाइड किया है। अब देखिए, ये डिवाइड करने के लिए इसको डिवाइड कैसे होता है आखिर? माउंटेन और रिवर्स के द्वारा। तो माउंटेन्स और उसको काटती हुई जो नदियाँ निकलती हैं वो, तो देखिए माउंटेन है विंध्या और सतपुड़ा। विंध्या और सतपुड़ा ऐसी रेंजेस है, ऐसी माउंटेन रेंजेस है जहाँ से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया आपस में डिवाइड होता है। और जो रिवर है वहाँ की नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती है जहाँ से डिवाइडेशन शुरू होता है रिवर्स का। अब देखिए, जो साउथ इंडिया है वो, ये जो पार्ट है साउथ इंडिया का, ये प्लेटू जो यहाँ का है, एक प्लेटू है, ये साउथ ऑफ द विंध्यास जिसको कहा जाता है कि ये पूरा साउथ का एरिया है। इसे दक्कन भी कहते हैं। दक्कन और कहते हैं दक्कन प्लेटू। प्लेटू क्या होता है? प्लेटू एक लैंड होता है जहाँ पे बहुत ही कम डेवलपमेंट हुआ है, बहुत चेंज वहाँ बहुत कम हुआ है। मतलब वो ज़्यादातर खाली ही है, ज़्यादातर वीरानी है, उस तरह का एक प्लेटू होता है। एक एरिया होता है धरती का, एक भूभाग। दक्कन उससे प्लेटू होता है, दक्षिण में है। अब देखिए साउथ इंडिया में क्या क्या आता है। देखिए, वोल्केनिक रॉक्स आते हैं। वोल्केनिक रॉक्स होते हैं ये जो नॉर्दर्न रॉक्स होते हैं, जो यानी नॉर्थ साइड के जो हमारे पहाड़ और चट्टान हैं उनसे थोड़े से अलग होते हैं। ये जो वोल्केनिक रॉक्स होते हैं, ज्वालामुखी के रॉक्स हैं ये, इन्हें काटना काफ़ी आसान है। इसीलिए यहाँ पे हमें ढेर सारी मोनास्ट्रीज जो वहाँ के संतों को रहने के लिए मठ वगैरह बनाए जाते थे वो हमको ज़्यादा मिलते हैं, खासतौर पर बुद्धिस्ट और जैन समुदाय के लोगों के लिए। और वहाँ पे टेम्पल्स भी हैं रॉक, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ को काटना काफ़ी आसान था, चट्टानों को काटना काफ़ी आसान था दक्कन में, इसलिए यहाँ पे हमको टेम्पल्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो वहाँ के कई राजाओं ने बनाए थे। अब देखिए, दक्कन प्लेटू में का जो है एक ब्रिज की तरह काम करता है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में। हालांकि जो विंध्या माउंटेन है वो बहुत ही घने फॉरेस्ट है वहाँ पे, जो वहाँ का साउथर्न रीजन है उसको आइसोलेट कर देता है नॉर्थर्न रीजन से, यानी दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है, एक आइसोलेशन में डाल देता है। यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, अब देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं वेस्टर्न ईस्टर्न में, आपको समझा देते हैं। देखिए, हमारा जो वेस्ट पार्ट है इंडिया का, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये वेस्ट पार्ट की तरफ पड़ता है आपका अरेबियन सी, और ईस्ट पार्ट की तरफ पड़ता है आपका बे ऑफ बंगाल। तो ये जैसे समुद्र का एक मतलब भूभाग में जैसे इंडिया बसा हुआ है, तो इंडिया की तरफ वेस्टर्न घाट से, और ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट से। और वेस्टर्न घाट जो है वो वहाँ की हाईएस्ट पीक है दोडापेटा। डोडापेटा DODDAPETTA डोडापेटा है, इसे नोट कर लीजिएगा, यह अक्सर एग्जाम में पूछ देता है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है। और यहाँ जो पासेस भी कई गुजरते हैं वेस्टर्न घाट से, वो कौन है? जुनार है, कन्हेरी है, कार्ले है। जुनार, कन्हेरी, कार्ले, ये ट्रेड रूट्स हैं वेस्टर्न पोर्ट्स के लिए। देखिए, वेस्टर्न से जो भी फॉरेनर्स आते थे अपने सामान को बेचने के लिए और वहाँ से ट्रेड करने के लिए, वो अक्सर वेस्टर्न घाट के इसी सारे पोर्ट्स के पासेस के थ्रू आते थे और वेस्टर्न घाट में प्रवेश करके इंडिया में अपने माल को बेच के अच्छा मुनाफा कमाते थे। अब वेस्टर्न घाट्स और वेस्ट और अरेबियन सी दोनों के बीच का एक लैंड है, दोनों के बीच में एक लैंड, जो ये लैंड का भाग पड़ता है वो कोंकण कहलाता है। कोंकण है कहाँ तक? गोवा तक। गोवा, जहाँ आपको पता ही होगा गोवा के पास बीच है, तो गोवा तक जो भी लैंड गया है अरेबियन सी को जो कनेक्ट करता है वो है कोंकण, उसको लैंड को कहा जाता है। और उसके बाद का जो बाकी एरिया है उसे कनारा कहते हैं। तो कोंकण और कनारा ये दो एरिया है। अब चलिए ईस्टर्न घाट की तरफ चलते हैं। ईस्टर्न घाट पे आपको मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट। ईस्टर्न घाट का जो कोस्ट है वो है कोरोमंडल कोस्ट, वहाँ पे बे ऑफ बंगाल पड़ता है। देखिए, ईस्टर्न घाट जो है वो बहुत ही हाई नहीं है, लोग मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ज़्यादा चट्टानें वहाँ उतना उपस्थित नहीं है। और वहाँ पे कई ऐसे ओपनिंग चैनल्स हैं, ओपनिंग चीज़ हैं, जिससे कि वहाँ की जो ईस्ट धारा, यहाँ की ईस्ट की तरफ जो भी वहाँ की धाराएं या नदियाँ रहती हैं वो सीधा डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में डायरेक्ट प्रवेश कर जाती हैं। तो ये इसकी पोजीशन है, आपको दिख ही रहा होगा। अब साउथर्न मोस्ट पार्ट, जो इंडिया का साउथर्न मोस्ट पार्ट है, मालाबार कोस्ट है। दक्षिण जो होता है ना, सबसे एकदम दक्षिण का पार्ट है वो मालाबार कोस्ट है। तो ये हो गया। अब देखिए नॉर्थ साउथ, अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का ये देखिए आपको दिख रहा होगा। इसमें जो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, अब यहाँ के जो साउथ है, साउथ में जो यहाँ के एक पास गुजरता है वो पालघाट पास है। पालघाट पास जो है ये काफ़ी फेमस है क्योंकि कावेरी से मालाबार की तरफ जाता था। मालाबार को जैसे हमने बताया साउथर्न मोस्ट पार्ट है, तो कावेरी से मालाबार से होते हुए सीधा कावेरी नदी समुद्र में जाके मिल जाती थी और बे ऑफ बंगाल में।
और जो पालघाट पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट रहा है इंडो और रोमन ट्रेड के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। वहाँ पे इंडिया और रोमन देशों का आपस में ट्रेड होता था। अब यहाँ की जो पोर्ट सिटी है वो है अरिकामेडु है यहाँ की पोर्ट सिटी। और कौन कौन सी पोर्ट सिटीज़ है, देखिए, एक है अरिकामेडु, दूसरी है ममल्लपुरम। ये एग्जाम में आ जाता है ये कि कौन सी इसमें पोर्ट सिटी नहीं है या कौन सी पोर्ट सिटी है, तो अक्सर यूपीएससी में या पीसीएस के एग्जाम्स में आ जाता है। तो आप इसमें से देख के आप उस हिसाब से टिक मार सकते हैं। तो देखिए, अरिकामेडु है, ममल्लपुरम है, कावेरीपत्तम है, और ये जो सारी पोर्ट सिटी हैं ये कहाँ है, कोरोमंडल कोस्ट में। जैसे बताया था ईस्टर्न साइड में आपका कोरोमंडल कोस्ट आता है, तो उसी साइड में वो है। तो कोरोमंडल कोस्ट जो है वहाँ का वो ईस्टर्न घाट की तरफ पड़ता है। और ये जो यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ की जो रिवर्स हैं वो पैरेलल बहती हैं, जो वहाँ की बहुत ही फर्टाइल हैं, राइस प्रोड्यूस करती हैं। मतलब चावल यहाँ ज़्यादा इसलिए होता है, वहाँ के लोग चावल साउथ में लोग ज़्यादा खाते हैं। अब जो ईस्ट का पार्ट है, महानदी वहाँ से वो पेनिनसुला के ईस्टर्न एंड की तरफ जाती है, महानदी है तो वो बती है ईस्टर्न एंड की तरफ, पेनिनसुला के ईस्टर्न एंड की तरफ बती है। अब देखिए, नर्मदा और ताप्ती है, इनका जो डायरेक्शन क्या है, नर्मदा और ताप्ती दोनों बहती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, नर्मदा ताप्ती बहती है। और गोदावरी कृष्णा तुंगभद्र कावेरी ये बहती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब जो रीजन है जो कृष्णा और तुंगभद्र के बीच का है उसे कहते हैं रायचर दोब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोब क्या होता है ये हमने आपको बताया था पिछले वीडियो, लेकिन फिर से हम यहाँ पे एक संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। देखिए, दोब वो एरिया होता है दो नदियों के बीच का, जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, वो एक एरिया होता है, दोब कहते हैं उसको। वो लैंड होता है जहाँ पे नदियाँ जो हैं दो रिवर्स आपस में मिलती हैं, वो वहाँ का एक बीच का एक लैंड होता है, वही है दोब। अब ये जो है यही लड़ाई का लड़ाई की एक जड़ रही है, बोन ऑफ कंटेंशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ के जो मेजर किंगडम से साउथ के, वो इसी के लिए लड़ाई करते थे। और ये जो डेल्टाई प्लेन है ये फॉर्म किया गया है दो नदियों के द्वारा, और उनका माउथ जो है वो बहुत ही मतलब फेमस बना, मतलब उनका जो निकलने का द्वार था नदियों का वो फेमस बस सातवाहन रूलर्स के लिए। अब कावेरी डेल्टा की हम बात करते हैं। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा के बारे में आपको बता देते हैं। ये एरिया ऑफ लैंड होता है, मतलब एक लैंड का वो भाग, ये शेप की तरह होता है, जहाँ पे रिवर जो है डिवाइड करती है, छोटे छोटे रिवर्स में बढ़ जाती हैं। तब रिवर एक बड़ी नदी आ रही है, फिर वो आगे जाके छोटे छोटे नदियों में बढ़ गई पासेस के थ्रू, तो वो कावेरी डेल्टा, वो डेल्टा भाग होता है। वही कावेरी की नदी जब बढ़ती है आपस में, कावेरी डेल्टा हो गया। तो ये क्या है कि ये इसका ज्योग्राफिकल फीचर काफ़ी अलग होता है। ये फार साउथ है, साउथ के एकदम फार एकदम साउथ के एकदम एंड में जाता है ये। और ये जो है सीट बना चोला पावर का, जो चोल राजा थे उनके बारे में आपको डिटेल हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो वो बना, ये संगम काल के ये सब हैं, जैसे चोल, चेरा, पांड्या, ये संगम काल के ये लोग हैं। अब साउथर्न पेनिनसुला जो है ये क्या हुआ है कि ये यहाँ पे बहुत लंबी कोस्ट लाइन, एक तरह से इनको ईश्वर की तरफ से इनको एक गिफ्ट मिला है कि बहुत लंबी कोस्टल लाइन है यहाँ। तो ये पीपल जो है मैरीटाइम एक्टिविटी जो है, जहाँ बिजनेस ट्रेड्स वगैरह के लिए काफ़ी मतलब एक्टिव रहते थे। जो ईस्टर्न साइड है वहाँ मरीन, जितने भी मरीना थे वो पहुँच जाते थे। कहाँ कहाँ के मरीना यहाँ के पहुँचते थे, कौन कौन से फॉरेनर्स यहाँ आते थे ट्रेड के लिए, ये भी आप नोट कर लीजिए। एक है जावा, सुमात्रा, बर्मा, कंबोडिया। जावा, सुमात्रा, बर्मा, कंबोडिया। देखिए, जो कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट है साउथ इंडिया के बीच में और ग्रीक और रोमन्स के बीच में था, कंट्रीज के बीच में, वो इन दोनों के कल्चरल रिलेशन जो आपस में बन गए थे, कल्चर काफ़ी दोनों का मैच करता था, उसकी वजह से इन दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे बन गए थे कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट के लिए। तो ये सारा था साउथर्न पेनिनसुला के बारे में, हमने आपको तीनों के बारे में बताया। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, होगा कोई तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम एक लास्ट करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। एक लास्ट चीज़ के बारे में बताते हैं। जो इंडिया है वो यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक लिखी थी, तो वो इंडिया के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी इंडिया के विषय में है, तो इसके बारे में और थोड़ा सा आपको जान लेते हैं, ब्रीफ में दे देते हैं आपको इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको भी अच्छी आपको जानकारी रहेगी। तो इंडिया जो है वो ज़्यादातर अलग अलग रेसेस हैं, जो अलग अलग तरह के लोग आए हैं, वो उनके लिए एक मेल्टिंग पॉइंट रहा है, आपस में लोग मिले हैं। ये कौन कौन से लोग थे, प्री आर्यन थे, इंडो आर्यन थे, ग्रीक्स थे, सिंथियंस थे, हुड थे, तुर्क थे। ये इंडिया को इन्होंने अपना घर बनाया और इस तरह से यहाँ पे मिक्स हो गए हैं कि आज इनको हम ओरिजिनल फॉर्म में पहचान भी नहीं पाएंगे, इस तरह से मिक्स हुए हैं। कई प्री आर्यन जो थे और जो इतने द्रविडियन थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, 4 लैंग्वेज है, तो तमिलनाडु, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से ये सारे लोग आपस में एक दूसरे से मिल गए थे द्रविडियन टर्म्स में, और ये इतना ये वैदिक टेक्स्ट में इनके बारे में जिक्र है। कई ऐसे पाली और संस्कृत टर्म्स है, पाली यानी जो भाषा है बुद्धिस्ट भाषा, वो संस्कृत टर्म्स है, वो दोनों संगम लिटरेचर से कई इसमें पाए गए हैं। और एंशिएंट इंडिया की अगर बात करें तो वो यहाँ पे बर्थ हुआ है किन किन चीज़ों का, हिंदुइज्म का हुआ है, जैनिज्म का हुआ है, बुद्धिज्म का, यानी हिंदू, जैन, बुद्ध, इन तीनों का एक तरह से बर्थ हुआ है यहाँ इंडिया में।
अब इंडियन पीपल जो है वो अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते थे, अलग तरीके के रिलीजन्स को फॉलो करते थे, अलग अलग तरीके के सोशल कस्टम को फॉलो करते थे, लेकिन कुछ उनमें ऐसा था जो कॉमन स्टाइल था। इसीलिए हमारी कंट्री जो है आज जो है इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इतनी यूनिटी हमारे कंट्री में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, भारतवर्षा, लैंड ऑफ भरत। लैंड ऑफ भरत जो है ये नाम दिया गया है पूरी देश को, और किसके नाम पे? ट्राइब जो थे, भारत, भारत उन्हीं के नाम पे दिया गया है। हमारे जो एंशिएंट पोएट्स थे और जितने फिलोसफर राइटर थे वो हमारे देश को कैसे देखते, इंटीग्रल यूनिट के तौर पे देखते थे, एक रूप में देखते थे इसको। और इसीलिए यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी थी, जो कि कम से कम 2 बार यहाँ पे देखने को मिली है। कब? मौर्यन और गुप्ता के समय। देखिए चाणक्य ने इसको एक बनाया था। और गुप्त की बात करें, अगर गुप्ता एम्पायर की बात करें, तो समुद्रगुप्त का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने दक्कन पे हमला किया था, दक्कन को जीता, नॉर्थ साइड को जीता, मतलब पूरे इंडिया को उन्होंने एक किया था, मतलब एक छत्र राज्य जिसको कहते हैं वो था। अब ये जो यहाँ के जो फॉरेनर्स थे वो पहले कांटेक्ट बनाए वहाँ के पीपल से, और जो लोग सिंधु या इंडस में रहते थे, और इसीलिए वहाँ उन्होंने पूरे देश को एक नदी के नाम पे दिया, जैसे हिंद, इंडिया और सिंध। अब देखिए हिंद जो है डिराइव कहाँ से हुआ? संस्कृत टर्म सिंधु से, संस्कृत टर्म के सिंधु से आया है, पर्शियन और अरेबियन लैंग्वेज से भी आया है। देखिए हिंद आया है संस्कृत टर्म सिंधु, और पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज से भी आया है। ये इंडिया जो है ग्रीक से आया है, ग्रीक कहते थे इसको इंडिया। तो ये आया, ये पूछ सकता है कहीं कि ओरिजिन कहाँ से है, तो हिंद का अगर देखा जाए संस्कृत टर्म में सिंधु से आया है, और पर्शियन अरेबियन लैंग्वेज से भी आया है हिंद। इंडिया की बात करें तो ग्रीक से आया है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। 3rd सेंचुरी BC जब उसमें थे, बिफोर क्राइस्ट के समय, ईसा पूर्व के समय, क्या था कि प्राकृत लैंग्वेज थी वो वहाँ की मतलब कॉमन लैंग्वेज बन गई थी। और अशोका जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ का, अशोका ने जो अपने लेख दिए थे, अभिलेख दिए, शिलालेख दिए थे, वो सारे प्राकृत लैंग्वेज में ही थे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में थे। एंशियंट एपिक्स की बात करें तो वो रामायण महाभारत जो है वो संस्कृत में कंपोज की गई थी, लेकिन बाद में उसे अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था। इंडिया जो है कई मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, यहाँ ढेर सारे रिलीजन फले फूले हैं, कल्चर डेवलप हुए हैं, सोसाइटी डेवलप हुई है। यहाँ पे यूनिटी, इंटेग्रिटी है, प्लूरल कैरेक्टर है, आपस में लोग मिल के रहते हैं अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने के बाद भी इंडियन सोसाइटी में, और यही यहाँ की रियल स्ट्रेंथ है जिससे कि हमारे देश जो है डेवलप कर रहा है। तो ये सारा था हमारे इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में, हमने आपको बता दिया। यहाँ हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अभी हम आगे और भी वीडियो में, अगली वीडियो हम और लेके आएंगे, और उसमें आपको हम आगे के बारे में डिटेल बताएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ इस तरह वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा, हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। धन्यवाद।